हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम समझेंगे फिगर ऑफ स्पीच को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच क्या है ये समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि कोई लेडी है, ओके, और वो किसी फंक्शन में जा रही है। फंक्शन में जाने के लिए वो अपने आप को ड्रेसअप करती है, अपने आप को तैयार करती है। तैयार होने के लिए मेकअप यूज करती है, ऑर्नामेंट्स यूज करती है। हाँ, तो ये जो ऑर्नामेंट्स यूज किए, जो मेकअप वगैरह यूज किया अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, ये किस लिए यूज किया? ताकि वो खूबसूरत लगे। सेम यही चीज फिगर ऑफ स्पीच है जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, जब हम किसी बात को बोलते हैं और जो वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं, जो अरेंजमेंट करते हैं, जो पैटर्न फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। तो आज हम इसको बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच को आप कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स में, उनको भी आज हम समझेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच है क्या। फिगर ऑफ स्पीच ना एक वर्ड या फ्रेज है जिसे यूज किया गया है डिफरेंट वेज में, डिफरेंट वेज में यूज किया गया है फ्रॉम इट्स यूजुअल मीनिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर मेंटल पिक्चर और इफेक्ट। समझ रहे हो आप? इस तरीके से उसको यूज किया है, उस शब्द को, उस फ्रेज को, कि आपका जो मीनिंग निकल कर आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा इफेक्ट डाले, आपके माइंड के अंदर एक पर्टिकुलर मेंटल पिक्चर जो है ना वो क्रिएट कर दे। जैसे आगे समझिए कि एक एक्सप्रेशन जो है, फिगर ऑफ स्पीच जब यूज की जाती है तो एक एक्सप्रेशन निकल कर आता है जिसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो फिगरेटिवली यूज किए जाते हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं, फिगरेटिवली। अब मैं आपको फिगरेटिव लैंग्वेज पहले समझाऊंगी, क्योंकि फिगरेटिव लैंग्वेज जो है एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच एक पार्ट है। फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर फिगर ऑफ स्पीच एक पार्ट है, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर जानना चाहते हैं तो आपको उसकी फैमिली जाननी पड़ेगी, है ना। तो आज हम मिलेंगे फिगरेटिव लैंग्वेज से, यानी फिगरेटिव लैंग्वेज को जानेंगे, देन फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे। ओके, दे कैन मेक मीनिंग मोर एक्सप्रेसिव देन ऑर्डिनरी वर्ड्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम फिगर ऑफ स्पीच जब यूज करते हैं तो मीनिंग जो है वो मोर एक्सप्रेसिव हो जाता है ऑर्डिनरी वर्ड से ही। ओके, ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज करते हैं और एक्सप्रेसिव तरीके से मीनिंग जो है वो निकल कर आता है। चलिए, फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा फिगर ऑफ स्पीच भी इंक्लूडेड है। देखो, फिगरेटिव लैंग्वेज है ना एक ब्रॉड टर्म है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इंक्लूडेड है। और फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के अलावा। एक ये तो है ही है नंबर 1 पे मेन, मान लीजिए, बट इसके अलावा एक तो इमेजरी होती है, एक टोन होती है, डिक्शन होता है, सिंटैक्स होता है। आपको किसी से कोई बात कहनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी की ब्यूटी की तारीफ करनी है, किसी के रंग की आपको तारीफ करनी है। जैसे कोई लेडी है आपके सामने, कोई लड़की है आपके सामने, उसका रंग बहुत ही साफ है, मतलब बिल्कुल सफेद रंग है उसका एकदम। तो आप उसको अगर सीधा सीधा ये बोलेंगे कि तेरा रंग बहुत सफेद है, तो बहुत एकदम नीरस सा और एकदम स्ट्रेट हो गया, एकदम स्ट्रेट हो गया ना। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से अगर बोले कि तुम्हारा रंग दूध जैसा सफेद है, तो अच्छे से एक्सप्रेस हो पाया कि कैसे सफेद की बात कर रहा है ये, दूध जैसा सफेद। इट मींस क्लियर हो गया कि बिल्कुल सफेद है, एकदम जैसा कि दूध होता है। तो ये क्या है, तरीका है कहने का। और यहां पर यूज किया क्या, फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज किया गया है। यहां इमेजरी भी यूज हो गई, टोन भी यूज हो गई, डिक्शन और सिंटैक्स भी यूज हो गया, और फिगर ऑफ स्पीच भी आ गई। कंपैरिजन कर दिया ना दूध के साथ में, फिगर ऑफ स्पीच हो गई। हाँ, तो देखिए इमेजरी क्या है। इमेजरी के अंदर कि आपने जो वर्ड्स यूज करे हैं उसके अंदर इतनी पावर है कि आप समझ पा रहे हैं क्या आपको दिखाना चाह रहा है, वो क्या सुनाना चाह रहा है। स्मेल, टेस्ट, टच, मतलब कोई भी चीज जो भी वो समझाना चाह रहा है ना आपको, वो आपको अपने सेंसेस के साथ में समझ में आ रही है। फिर टोन कौन सी यूज हुई है, सीरियसनेस है, ह्यूमर है, सस्पेंस है, नॉस्टैल्जिया है। इट मींस लैंग्वेज जो उसने यूज करी है वो आपको बताए कि वो कैसे मूड में बैठा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने किसी भी राइटर ने अपनी पोयम लिखी है, ठीक है, पोयम की लैंग्वेज के अंदर वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर सीरियसनेस आपको देखने को मिलनी चाहिए, तभी वो सही मायने में
ये मानिए कि एक मास्टरपीस है। फिर डिक्शन की बात आ जाती है। डिक्शन का मतलब होता है कि वर्ड्स की चॉइस क्या है, आपने कौन कौन से वर्ड्स जो है चूज किए हैं लिखने के लिए, देन आपने किस तरीके का सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो किया है। तो ये है फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी एक वाइड कॉन्सेप्ट है। जब कोई राइटर लिखने बैठता है ना, आसानी से ऐसा नहीं है कि मन में आया और लिख दिया। जैसे आपने एक कोट सुनी होगी कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। एक बहुत ही वेल नोन राइटर की कही हुई बात है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि जब फीलिंग्स बहुत पावरफुल हो जाती हैं तो पोइट्री निकलने लगती है, बिल्कुल निकलने लगती है। लेकिन उस पोइट्री को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए वर्ड्स को बहुत ही वाइजली चूज किया जाता है, बहुत ही तरीके से लिखा जाता है, हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड फिगरेटिव लैंग्वेज। ओके, बट हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, तो हम लेकर चलेंगे खाली फिगर ऑफ स्पीच को। एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए बहुत अच्छे तरीके से। अब मैंने यहाँ पे ना एग्जांपल डिश का लिया है। खाना तो सभी को पसंद होता है, इसलिए मैंने यहाँ एग्जांपल एक डिश का लिया। वो भी कैसे? डिलेक्टेबल, इट मीन्स डिलीशियस, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी डिलीशियस डिश अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको मेन स्पाइसेस चाहिएंगे। मेन उसके अंदर कुछ स्पाइसेस जो डल रहे हैं वो आपको चाहिएंगे ही चाहिएंगे, वरना वो डिलीशियस नहीं बनेगी। तो ये जो मेन स्पाइसेस है ना, वो फिगर ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है। अगर आप कोई बात कहना चाह रहे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच आपने कैसी यूज करी है, दैट इज द मेन स्पाइसेस आपकी डिश के अंदर। फिर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिएंगे जब हम डिश की बात कर रहे हैं तो। फिर आपका कुकिंग का जो टेक्निक है वो भी राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई चीज पहले डाल दी कोई चीज बाद में डाल दी तो आपकी डिश जो है वो बिगड़ जाएगी। फिर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बन गया और लो जी प्लेट में उड़ेल दिया। अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे ब्यूटीफुल मैनर में तो और भी ज्यादा डिलीशियस दिखाई देगी। तो फिगर ऑफ स्पीच ये जो है फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर मेन स्पाइसेस का रोल प्ले कर रही है। जैसे कि एक डिश के अंदर मेन स्पाइसेस होती है ना, उस तरीके से फ्रेश इंग्रेडिएंट डिश के अंदर जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे यहाँ पर फिगरेटिव लैंग्वेज में इमेजरी होती है। टोन जो है वो है राइट कुकिंग टेक्निक, एंड डिक्शन एंड सिंटैक्स इज सिमिलर टू ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। आई थिंक इट इज क्लियर। अब यहां आपका कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया है। और भी डिटेल से इसे समझने के लिए अब चलते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ। एक्चुअली ना फिगर ऑफ स्पीच ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज ओनली। बहुत बार बात की जाती है फिगर ऑफ स्पीच है, ये पन है, अलिट्रेशन है, सिमिली है, मेटाफर है, अलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस बोल देते हैं हम, सुनाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कह देते हैं। बट हम कभी भी ये चीज डिस्कस नहीं करते कि कितने पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है मेनली। तो आज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि फिगर ऑफ स्पीच को ना टू पार्ट्स के अंदर आप मेनली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक तो होता है ट्रॉप्स और एक होता है स्कीम। समझिए इस बात को कैसे। देखिए, कोई भी लाइन अगर लिखी हुई है, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, वर्ड्स जो भी यूज किए गए हैं, उन वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं। जैसे मान लीजिए टू वर्ड है, टू और एक है टू, ठीक है। जब आप पन यूज कर रहे हैं किसी बात को बोलने के लिए, जब आप पन यूज कर रहे हैं, जब आप शब्दों के साथ में खेल खेल रहे हैं, टू एंड टू, इनके साथ में खेल खेल रहे हैं शब्द के साथ, तो यहां पन यूज हुआ है। तो इस तरीके से जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स जब आपको मतलब डाइवर्ट कर देते हैं लिटरल मीनिंग से, है ना, तो वो ट्रॉप्स है। एक होता है मीनिंग, ये तो वर्ड्स हो गया। ये हो गया यहाँ पे स्कीम। स्कीम का मतलब होता है कि फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर डेविएशन हो जाता है टिपिकल जो मैकेनिक्स है ना सेंटेंस के, उनका। जैसे अभी अपन एक्सप्लेन करते हैं इसको डिटेल से, उसमें समझाते हैं आपको क्या चीज है ये ट्रॉप्स और स्कीम्स। देखिए, ट्रॉप्स है कि ट्रॉप्स आर फिगर ऑफ स्पीच दैट अलाउज वर्ड्स को अलाउ कर रहा है टू डेविएट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग सो दे आर अंडरस्टूड इन ए फिगरेटिव वे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप किसी के रंग की तारीफ कर रहे हैं और आपने कह दिया कि तुम्हारा रंग दूध जैसा सफेद है ना, दूध जैसा। अब आपने यहां पे मिल्क वर्ड यूज किया ना, एज लगाया कंपैरिजन करने के लिए, आपने मिल्क वर्ड यूज किया। तो ये देखिए आपके लिटरल मीनिंग को और भी ज्यादा समझा रहा है, आप जो भी समझाना चाह रहे हैं उसको और भी ज्यादा क्लियर कर रहा है। क्लियर। स्कीम क्या है? स्कीम जो है ना वो फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आपको डेविएशन देती है कि आपने जो सेंटेंस यूज किया है उस सेंटेंस के अंदर आपके वर्ड्स का ऑर्डर क्या है, पैटर्न क्या है, अरेंजमेंट क्या है वर्ड्स का। जैसे अलिट्रेशन की हम बात करते हैं, ठीक है,
एलिट्रेशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हर एक बच्चे को एलिट्रेशन तो लगभग पता होता है। एलिट्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। एलिट्रेशन को हम आपको बोलते हैं कि द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ठीक है, तो आप वहां पर देखते हैं ना कि कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो वो क्या है, वो अरेंजमेंट है ना वर्ड्स का, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है कि एलिट्रेशन निकल कर आता है। तो फिगर ऑफ स्पीच को 2 पार्ट्स में ब्रॉडली आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्रॉप्स होता है, एक स्कीम होता है कि आपने कौन कौन से किस तरीके से शब्द यूज करे हैं, उन शब्दों को पैटर्न कौन सा दिया है। यहां वर्ड्स का सिलेक्शन हो गया, यहां वर्ड्स का अरेंजमेंट हो गया। इस तरीके से आप ब्रॉडली समझ सकते हैं इस बात को। अब आगे चलते हैं, डिटेल में समझते हैं कि ट्रॉप्स में क्या क्या आ सकता है और स्कीम्स जो है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है। ट्रॉप्स में देखिए, ट्रॉप्स के अंदर मेनली आपने सभी इनमें से सुनी ही है, कभी ना कभी जरूर सुनी होंगी। स्कीम्स के अंदर हो सकता है कि एक दो ना सुनी हो, तो आज हम इनको एक एक डेफिनेशन के साथ में समझेंगे, हर एक को समझेंगे, है ना। मेटाफर भी समझेंगे, सिमिली भी समझेंगे, सारे समझेंगे, और ये भी समझेंगे एक एक डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल के साथ। बट यहीं पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच का जो पॉइंट है ना वो क्लियर नहीं होगा। फिगर ऑफ स्पीच के पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम आने वाले जो वीडियोस हैं वो करने वाले हैं तैयार। एक एक टॉपिक को लेकर एक एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे मेटाफर उठाया, मेटाफर का डेफिनेशन दिया, मेटाफर से रिलेटेड आपके सामने 15 से 20 एग्जाम्पल रखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए पहले इनको समझना जरूरी है। इनको एक बार छोटे रूप से समझ लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि ये क्या है, देन हम इसे डिटेल से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके, तो देखिए ट्रॉप्स के अंदर है ना कौन कौन से, एक बार मैं नाम बता देती हूँ आपको। एक मेटाफर है, सिमिली है, मेटोनिमी है, सेनेक्डोगी है, आयरनी है, हाइपरबोल है, लिटोटिस है, ऑक्सीमोरन है, पैराडॉक्स है, पर्सोनिफिकेशन है, एपोस्ट्रोफे है, अच्छा ओनोमेटोपिया है, पन है, एल्यूजन है और यूफिमिज्म है। ये तो ट्रॉप्स में है मेन। ओके, स्कीम्स के अंदर आ जाते हैं पैरेललिज्म, एंटीथेसिस, कियाज्मस, इसके बाद एनाफोरा, एपिस्ट्रोफे, एपनालिप्सिस, देन एनाडिप्लोसिस, एसेंटिडोन, पॉलीसिंटिडोन, एलिट्रेशन, ये तो आपने सुना ही है, इसको तो मतलब डिस्कस करने की जरूरत नहीं आ रही। एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, क्लाइमैक्स, एंटीमिटाबॉल एंड इन्वर्जन, ये स्कीम है, स्कीम के अकॉर्डिंग है। अब एक एक को जब आप समझेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये अलग है, ये और ये आपस में कैसे डिफरेंट है। एक एक चीज उठाते हैं। अब सबसे पहले सिमिली को उठा लेते हैं क्योंकि सिमिली सबसे इजी जो है ना वो लगता है लोगों को, क्योंकि वहां एज और लाइक यूज हो गया, जी सिमिली आ गई, है ना। सबसे पहले सिमिली उठा लेते हैं, सिमिली की डेफिनेशन कर लेते हैं। यानी बारी किसकी है, ट्रॉप्स की। ट्रॉप्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आ रही है, देखिए सिमिली सबसे पहले तो एक डेफिनेशन, देन एक एग्जाम्पल, और फिर हम इसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको फिर से कहा है कि एक एक टॉपिक को हम उठाने वाले हैं आने वाले वीडियोस में और एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझने वाले हैं। तो उन वीडियोस को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ना देखना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तब कहीं जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि एग्जाम में एक लाइन आपके सामने रख दी जाती है, जैसे ये लाइन रख दी। अब यहाँ तो आपके सामने लिखा हुआ है कि ये सिमिली का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये लाइन लेकिन एग्जामिनर आपके सामने रख देगा, ऑप्शन में लिख देगा कि यहाँ पे सिमिली है, मेटाफर है, मीन्स इस तरीके से ना कुछ भी लिख देते हैं वो कि मेटाफर है, सिमिली है, या फिर पैराडॉक्स है, या पन है, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी है, फोर्थ एग्जाम मतलब ऑप्शन कुछ भी दे देंगे। तो आपको किसी एक को यहाँ पे बताना होगा। अब इसके लिए समझना तो जरूरी है, जब तक आप इसको गहराई से नहीं समझेंगे, पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में नहीं समझेंगे, तब तक आप इसको वहां डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑप्शंस के अंदर है ना 2 ऑप्शंस लगभग ऐसे दे दिए जाते हैं जिनके अंदर माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और यही क्लैरिटी हमें लेकर आनी है। इसलिए हम एक एक टॉपिक को उठाने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो चलिए सिमिली को समझते हैं। सबसे पहले सिमिली जो है ना वो एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है दैट डायरेक्टली कंपेयर्स, जो डायरेक्टली कंपेयर करती है 2 अनलाइक थिंग्स को, यूज करते हुए वर्ड्स लाइक एंड एज। लाइक और एज 2 अनलाइक चीजें होती हैं, एक जैसी नहीं होती। अब जैसे टाइम है और मनी है, दोनों एक चीज थोड़ी है। समय है यहाँ तो यहाँ पैसा है, दोनों एक चीज नहीं है, लेकिन दोनों को कंपेयर कर दिया। क्या यूज किया वर्ड, लाइक। लाइक वर्ड को यूज करते हुए टाइम और मनी को कंपेयर कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया, सिमिली आ गया। अब मोटे तौर पे हम क्लास के अंदर ये चीज बोल देते हैं, कॉलेज में बार बार ये चीज बोली जाती है कि बच्चे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देख लेना एज आ जाए, लाइक आ जाए,
और कंपैरिजन अगर नजर आ जाए ना तो सिमिली लिख देना। ठीक है, ये बात बहुत सही है, लेकिन हम जब आपको इसको डिटेल से करवाएंगे और जब एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे ना तब आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आने वाले हैं जिनमें एम्बिग्युइटी आपको दिखाई देगी। तो सिमिली आपका क्लियर है। टाइम इज लाइक मनी, समय जो है वो कैसे है, पैसे के जैसा है, धन के जैसा है। यानी समय को ऐसे यूज करो जैसे धन को यूज करते हो ना, सोच सोच के, जैसे धन को सोच सोच के यूज करते हो वैसे ही समय को भी सोच सोच के यूज करो। वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो, जैसे पैसे को बर्बाद नहीं करते। तो कंपैरिजन कर दिया ना, टाइम इज लाइक मनी। चलिए आगे चलेंगे हम। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एक और हमने यहां पे डाला है, शी इज एज बिजी एज अ बी। कैसे बिजी है वो, ऐसे बिजी है जैसे कि एक बी होती है, मधुमक्खी होती है ना, वैसे बिजी है। अब यहां भी कंपैरिजन कर दिया, शी एक लड़की है, बी एक मधुमक्खी है, दोनों को कंपैरिजन कर दिया, यूज कर दिया क्या, एज लेके एज यूज कर लिया। यहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि एज आ जाए, लाइक आ जाए और कंपैरिजन है तो वो सिमिली है। ठीक है, दो एग्जांपल से सिमिली आपका क्लियर है, लेकिन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम आने वाले वीडियोस के अंदर आपके लिए लेकर आएंगे, जो एग्जाम के अंदर जिस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है उसी तरीके से समझाएंगे। अब बात करेंगे मेटाफर की, वही एग्जाम्पल लेंगे और मेटाफर आपको बताएंगे। देखिए मेटाफर क्या है। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच। सेम कंपैरिजन यहां पर किया जाता है दो चीजों के बीच जो बिल्कुल सिमिलर नहीं है एक दूसरे से। यहां पर लाइक और एज यूज नहीं होगा, लेकिन बच्चे आपको वो एज और लाइक जो सिमिली में देखने को मिला है ना, वो यहां मेटाफर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मेटाफर इज ए मीन्स ऑफ एजर्टिंग दैट टू थिंग्स आर आइडेंटिकल इन कंपैरिजन रादर देन जस्ट सिमिलर। एक दूसरे से मिलती जुलती है लेकिन एक जैसी नहीं है। जैसे उसने क्या बोला था हमें जब सिमिली बताया, तो टाइम इज लाइक मनी, है ना। जब सिमिली आपने करी तो टाइम इज लाइक मनी बोला था ना, और यहां पर क्या बोल रहे हैं, टाइम इज मनी। समय क्या है, पैसा है, इज मनी यानी समय को पैसा ही बता दिया। यहां पे लाइक एज वगैरह यूज नहीं किया, यहां कंपैरिजन ही हुआ है। सेम वही टाइम का मनी के साथ ही कंपैरिजन हुआ है, बट यहां पर कोई एज नहीं आया, कोई लाइक नहीं आया। ठीक है, कंपैरिजन ही है सेम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है, देखिए अब मेटोनिमी को लेते हैं हम। तो मेटोनिमी के अंदर क्या है कि मेटोनिमी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू बाय द नेम of something closely associated with that things or concept। यानी आप कोई एक वर्ड ऐसा यूज करेंगे जिससे आपको ना पूरा पता चल जाएगा किस चीज के बारे में बात हो रही है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यानी मेटोनिमी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड। जैसे यहां पर एग्जांपल लिया, द व्हाइट हाउस इशूड ए स्टेटमेंट। अब व्हाइट हाउस यहां पर यूज किया है, इट मींस यहां पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है। व्हाइट हाउस में ही रहता है ना प्रेसिडेंट, तो या प्रेसिडेंट की बात हो रही है इसका मतलब। तो यहां जो ये व्हाइट हाउस वर्ड यूज हुआ है ना, तो व्हाइट हाउस रेफर्स टू द प्रेसिडेंट और द गवर्निंग बॉडी सजेस्टिंग द सोर्स ऑफ द स्टेटमेंट। यानी गवर्निंग बॉडी ने कोई स्टेटमेंट इशू किया है, व्हाइट हाउस यहां यूज कर लिया। तो इस तरीके के जब वर्ड यूज किए जाते हैं, इट इन्वॉल्व्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम of an attribute or adjunct of that of the thing named। कोई वर्ड यहां पर यूज कर लिया और वो वर्ड यूज करने से आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी। आगे चलें, आगे नेक्स्ट है हमारा, ये आता है सेनेक्डोकी। सेनेक्डोकी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। यहां पर ना मतलब कुछ ऐसा यूज करेंगे कि आपके सामने पूरा डिटेल से मतलब रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, पूरा जैसे सबकी बात कर ली, ऐसा कोई वर्ड यूज कर लेंगे, ऑल हैंड्स ऑन डेक। अब ऑल हैंड्स ऑन डेक इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब है ये फ्रेज ये कह रही है, ये जो ऑल हैंड्स है ना, ये स्टैंड करता है सेलर्स के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, सेलर्स के लिए। ओके, ये कह रहा है द फ्रेज इज सेइंग दैट ऑल सेलर्स शुड बी रेडी एंड एक्टिव ऑन द डेक। सारे के सारे सेलर्स एक्टिव हैं एकदम। तो यहां इन्होंने क्या किया है, यहां ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, इसके अंदर वो कुछ ऐसा यूज करे, समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल, पूरा, यानी सेलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा वर्ड, ऑल हैंड्स। कुछ ऐसा यूज कर लिया कि यहां पूरा का पूरा जो है सेलर्स को इंडिकेट कर दिया ऑल हैंड्स के थ्रू।
तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सेनेक्डोकी। और देखिए ये प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना हर वर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके लिए तो आप किसी तरीके का कोई भी दिमाग के अंदर कंफ्यूजन मत लेके आना। सेनेक्डोकी भी बोल देते हैं इसको, सेनेक्डेकी भी बोल देते हैं, तो वो एक अलग अलग है, जैसे अमेरिकन एसेंट अलग होता है हमारा, उसी तरीके से। ओके चलिए आगे। अब हम बात करेंगे आयरनी की। आयरनी नाम से आप जानते हैं विडंबना, इसको तो समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है और वर्ड्स जो हैं वो कुछ और है, शब्द कुछ और कह रहे हैं, वास्तव मतलब जो है वो अलग निकल रहा है। जैसे व्हाट अ प्लीजेंट डे, जब आप स्टॉर्म के द्वारा, मतलब जब स्टॉर्म का टाइम चल रहा है, तूफान आ रहा है भयंकर, और आप कह रहे हैं व्हाट अ प्लीजेंट डे, तो ये क्या हो गया, आयरनी हो गई, विडंबना हो गई। यानी आयरनी, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि माई ग्रेव इज लाइक टू बी माई वेडिंग बेड, मेरी जो ग्रेव है वो कैसी होनी चाहिए, मेरे वेडिंग बेड की तरह होनी चाहिए, बट इट इज आयरनी ना, वेडिंग बेड अलग चीज है, ग्रेव अलग चीज है, दोनों बिल्कुल पोल्स ऑफ आर्ट है, लेकिन फिर भी आप सेंटेंस इस तरीके का यूज कर रहे हैं तो यहां आयरनी आ जाती है, विडंबना आ जाती है। क्योंकि देखिए प्लीजेंट डे यूज किया, लेकिन यूज कब किया, ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, स्टॉर्म के टाइम पे यूज किया है। स्टॉर्म के टाइम पे प्लीजेंट डे तो आप कह ही नहीं सकते, वो तो बहुत गंदा सा दिन लगेगा जिस दिन तूफान आएगा, तो इट इज आयरनी। इसके बाद हाइपरबोल पे चलते हैं, इसको हाइपरबोले भी बोल देते हैं, कुछ लोग हाइपरबोल भी बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल हाइपरबोल ही होता है। हाइपरबोल क्या है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बहुत एक्सैजरेशन के साथ बोलना। और मैंने आपको जब मैं आपको पोएम्स वगैरह करवाती हूँ तो मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि जिन बच्चों को डिटेल से चीजें समझ में नहीं आती उनके लिए कुछ टिप्स होते हैं छोटे छोटे जो मैं लेकर चलती हूँ। जैसे सिमली के लिए आपको कहा कि एज और लाइक देखा आपने, कंपैरिजन देखा और लिख दो, सिमली है, ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से हाइपरबोल के लिए भी मैंने आपको समझाया था कि जहां हंड्रेड्स, थाउजेंड, मिलियंस ऐसी बातें की जाती है ना, वहां पर आपको हाइपरबोल दिख जाएगा। जैसे मैंने यहां भी एग्जांपल इसी तरीके का लिया है, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, यानी बढ़ा चढ़ाकर जब कहा जाता है, जिस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर एक्सैजरेशन आ जाती है तब उसको हाइपरबोल बोलते हैं, यानी वो जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हाइपरबोल कहलाती है। आगे चलेंगे, यहां पर ना हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने, मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज, यहां पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक एग्जांपल के साथ में। इन्हीं फिगर ऑफ स्पीच को एक एक को उठाएंगे, कहीं कहीं दो दो को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में एग्जांपल्स लेंगे बहुत सारे, 10 15 हम क्वेश्चंस लेंगे ऐसे जो एग्जाम के अंदर आते हैं, पूछे जाते हैं, और उस हिसाब से फिर हम उसको करते हुए चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं लाइटोटिस की। तो लाइटोटिस क्या है, लाइटोटिस ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस अंडरस्टेटमेंट बाय एम्प्लॉइंग डबल नेगेटिव्स और ए नेगेटिव टू अफर्म अ पॉजिटिव। डबल नेगेटिव यूज किया जा रहा है किसी पॉजिटिव चीज को बताने के लिए, क्लियर करने के लिए। जैसे ही इज नॉट अनकाइंड, अब यहां पर नोट भी यूज कर लिया, अनकाइंड भी यूज कर लिया। काइंड सीधा ही बोल देते ना, ही इज काइंड, क्या चला जाता, कुछ नहीं बिगड़ता ना कहने वाले का, बट भाई शब्दों को सुंदर से सजाना है, तरीके से लिखना है, तो ही इज नॉट अनकाइंड, यहां दो चीज नेगेटिव आ गई, नोट एंड अन, लेकिन बताना क्या चाह रहा है, सीधा सीधा कहना तो वो यही चाह रहा है कि ही इज काइंड। तो इस तरह की जो यूज किया जाता है शब्द, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है आपका लाइटोटिस। क्लियर। तो लाइटोटिस का मतलब यहां पर जो है ये सजेस्ट कर रहा है आपको कि पर्सन जो है वो काइंड है, इस तरह से इन्होंने यूज करके आपको बताया है। ऑक्सीमोरन की बात करेंगे अब हम। ऑक्सीमोरन क्या है, ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस टू अपोजिंग, दो अपोजिट चीज, दो अपोजिट वर्ड यूज होंगे, वहां ऑक्सीमोरन आ जाएगा। जैसे ओरिजिनल, कॉपी, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, कॉपी तो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, दो एकदम अलग अलग चीजें ले ली है ना। तो ये जो फ्रेज है ना, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि कॉपी इज ओरिजिनल, इवन दो ए कॉपी इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड ओरिजिनल। कभी भी कॉपी ओरिजिनल हो ही नहीं सकती, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, कॉपी कॉपी होता है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो यहाँ ऑक्सीमोरन यूज हुआ है। आगे चले, पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। विरोधाभास क्या होता है, पैराडॉक्स क्या होता है। अ पैराडॉक्स इज द स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, यहाँ पे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगा आपको, वहां तो एक दूसरे से अलग अलग वर्ड ही यूज कर लिए थे, यहाँ पे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी यूज होंगे। जैसे देखिए, लेस इज मोर, लेस और मोर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, या तो कम होता है या फिर ज्यादा होता है, लेस और मोर एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये किस तरीके से इसको क्लियर कर रहे हैं, यहां पे पैराडॉक्स सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या है, लेस इज मोर,
यानी कम ही ज्यादा है। जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूं कि कम बोलो वो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, मीन्स कम बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, इट मीन्स लेस इज मोर। हाँ, तो कम खाओ हेल्दी रहोगे, यानी कम जो चीज है वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहां जो ये स्टेटमेंट है ना, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेस को मोर बता रहा है कि लेस है वो ज्यादा है, कम है वो ज्यादा है, यानी कम चीज कोई इफेक्टिव। मान लीजिए सेंटेंस के तौर पर अगर यूज किया है तो यूज कर लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि कम बोलो लेकिन नपा तोला बोलो, यानी थोड़ा बोलो जो ज्यादा इफेक्ट करे, थोड़ा बोलो ज्यादा इफेक्ट करे, लेस स्पीक मोर इफेक्ट। तो कम बोलो ज्यादा इफेक्ट करे, तो ये चीज क्या बता रही है, पैराडॉक्स बता रही है आपके सामने, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया यहाँ पर। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, कि कम की बात हो रही है और मोर के बारे में हो रही है। आगे चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, इसकी तो बात हमेशा ही होती रहती है, जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं पर्सोनिफिकेशन तो आता ही आता है। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज, है ना। जैसे कि विंड है, विंड के लिए यूज किया है विस्पर्ड, जबकि विस्पर करने की क्वालिटी जो है वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, नॉन ह्यूमन की नहीं है। विंड के लिए बोला है विस्पर्ड। ओके, हियर इज पर्सोनिफिकेशन। थोड़ा रैपिडली करवा रही हूँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट को उठाना है। नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस होंगे उनके अंदर हम एक एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद क्वेश्चंस के साथ में जब हम करेंगे ना, जब तो बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएंगी ये चीजें। अब अपोस्ट्रोफी की बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। अपोस्ट्रोफी जो होती है ना, ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर स्पीकर जो है एड्रेस करता है एक एब्सेंट पर्सन को, यानी कोई है जो एब्सेंट है लेकिन फिर भी वो उसको एड्रेस कर रहा है। जैसे ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, दाई मीन्स योर, स्टिंग डंक होता है ना, ओ डेथ। अब डेथ को यहाँ पर क्या है, डेथ यहाँ हिडन है, डेथ यहाँ विजिबल ही नहीं है, यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, यहाँ पे उसको एड्रेस कर रहा है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये अपोस्ट्रोफ है। ओके ओके, अब आगे चलेंगे हम। ये आगे जो हमारे नेक्स्ट है ये है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या है, ओनोमेटोपिया एक्चुअली ना एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे वर्ड्स को मिमिक किया जाता है नेचुरल साउंड के साथ, यानी नेचुरली वही साउंड आता है। जैसे कि हिश, जैसे स्नेक होता है ना, उसकी आवाज हिश ऐसे करके कुछ आवाज आ रही है। चर्पिंग होती है, जैसे चर्पिंग ही करते हैं, चिड़िया जो है चर्पिंग कर रही हैं। जैसे बज, एकदम आवाज आती है ना मक्खियों के बिन बना, बज बज ऐसे करती है, आवाज करती है। तो वो जो मिमिक है ना, वो नेचुरल साउंड का जो मिमिक है दैट इज कॉल्ड, ये बहुत आसान है, ये तो सबसे ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बीज बज्ड इन द गार्डन, बीज है, वाक्य में जब वो आवाज करते हैं तब आपको बज ऐसे जज ऐसा ही साउंड सुनाई देगा। तो इस तरह का जब वर्ड्स जो है वो यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज ओनोमेटोपिया। क्या है वो, ओनोमेटोपिया है। आगे चलते हैं, पन की बात करते हैं। पन है शब्दों के साथ खेल, खिलवाड़ आप कह सकते हैं, जब शब्दों के साथ खेला जाता है ह्यूमरस तरीके से, प्लेफुल इफेक्ट से जब यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड पन। जैसे कि द साइक्लिस्ट वाज टू टायर्ड टू विन द रेस। अब ये टू टायर्ड है ना, यहाँ पे टू लिख सकते थे कि बहुत ज्यादा थक गया, है ना, टू टायर्ड लिखा जा सकता था, या टू टायर्ड भी हो सकता है। तो जब यहाँ पर शब्दों के साथ में इस तरीके से खेला जाता है तो वो पन हो जाता है। यानी पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट एक्सप्लॉइट्स मल्टीपल मीनिंग और सिमिलर साउंड के वर्ड हो, हाँ, और बहुत सारे मीनिंग्स निकाल रहे हैं, प्लेफुल इफेक्ट डाल रहे हैं, वो पन हो जाता है। द साइक्लिस्ट वॉज टू टायर्ड टू विन द रेस। ठीक है, साइक्लिस्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा थक गया रेस को जीतने के लिए। और ये भी कह सकते हो आप कि टू टायर्ड की जो साइकिल है वो रेस में उसने जीतने के लिए यूज की। या फिर इसको इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैं ये कहूं कि टू टायर्ड साउंड कर रहा है ना, टू टायर्ड की तरह साउंड कर रहा है, टू टायर्ड की तरह साउंड कर रहा है। तो ये जो चीज है ना टू टायर्ड, ये क्या है, इट इज ऑल्सो रेफर्स द टू टायर्स ऑफ द साइक्लिस्ट बाइसिकल, है ना। द सेंटेंस कुड मीन दैट द साइक्लिस्ट वॉज टू एग्जॉस्टेड to win the race, बहुत ज्यादा थक गया वो। और it could be a playful way of saying that something about the cyclist two tires prevented him for winning। दो टायर थे ना, उसने उसको जीतने नहीं दिया। आगे चलते हैं, allusion की बात कर लेते हैं। allusion क्या है, allusion is also a figure of speech that indirectly refers to a person, place, things, event और idea in history और literature। ये भी बहुत आसान है भाई पता लगाना, जहां हिस्ट्री की बात, लिटरेचर की बात कहीं से उठाकर कह दी जाए, लिख दी जाए, आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाए, वो allusion है। जैसे टू माई डॉग अवर नेबरहुड पार्क इज द गार्डन ऑफ ईडन,
कितनी बड़ी बात है। गार्डन ऑफ ईडन का एग्जांपल ले लिया अपने नेबरहुड के पार्क के लिए, नेबरहुड के पार्क को गार्डन ऑफ ईडन के साथ कंपेयर कर दिया। बताओ, मेरे डॉग के लिए तो जो पड़ोस का पार्क है ना वो तो गार्डन ऑफ ईडन है। ये गार्डन ऑफ ईडन क्रिश्चियनिटी से लिया हुआ एग्जाम्पल है। क्रिश्चियनिटी के अंदर बात की जाती है ना, जब एडम एंड ईव को फर्स्ट टाइम जब धरती पर रखा गया था तो गार्डन ऑफ ईडन में रखा गया था। इट इज एल्यूजन, यानी हिस्ट्री से या लिटरेचर से जब कोई चीज उठाई जाती है, इनडायरेक्टली आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इवेंट, कुछ भी हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच एल्यूजन कहलाती है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे यूफिमिज्म की। यूफिमिज्म जो है वो क्या चीज है? यूफिमिज्म एक्चुअली माइल्ड इनडायरेक्ट वर्ड होता है, एक्सप्रेशन होता है, यूज इन प्लेस ऑफ वन कंसिडर्ड टू हार्श एंड ब्लंट। यानी आप बिल्कुल एकदम हार्श और ब्लंट तरीके से कोई बात ना कहकर थोड़ा माइल्ड तरीके से कह दें। जैसे आप किसी को बोल दिया आपने कि डेड, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे, कि जैसे पास्ड अवे यूज कर लो आप डाइड की जगह, है ना, मर गया, ये पास्ड अवे, बात तो एक ही है ना। लेकिन डाइड जो है ना वो वर्ड थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा चुभ जाता है, थोड़ा बुरा लग जाता है, या हार्श सा लगता है, ब्लंट सा लगता है ना। अब पास्ड अवे आपने यूज कर लिया तो वो थोड़ा ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये एक तरह से एक माइल्ड एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्कीम्स की। स्कीम्स के अंदर क्या क्या है? स्कीम्स के अंदर जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है ना, कौन कौन सी इंक्लूड होती है? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। सबसे पहले बात करेंगे पैरेललिज्म की। पैरेललिज्म जो है वो क्या है? दैट यूजेस द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इसमें आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपको ना वर्ड्स देखने हैं, वर्ड्स का अरेंजमेंट देखना है, कैसे यूज हुए हैं। कि ये स्कीम जो है that uses the same grammatical structure for similar elements within sentence, उसी sentence के अंदर और set of sentences के अंदर। जैसे don't marry someone you can live with। अब देखो, don't marry someone you, यहां दिखेंगे आपको can live with, वो का वही सेम यहां दिखेगा, marry marry, someone someone, you can की जगह can't हो गया, live विद विदाउट। तो ये पैरेललिज्म कहलाता है। पैरेलल यूज हुए हैं सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ में, समझ गए? मतलब ये है एक ऐसी स्कीम या ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, उसी सेंटेंस के अंदर भी हो सकते हैं और सेट ऑफ सेंटेंसेस के अंदर भी हो सकते हैं। क्लियर? आगे है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या होता है? एंटीथेसिस क्या है? रिटोरिकल डिवाइस दैट प्लेसेस कंट्रास्टिंग आइडिया एंड पैरेलल स्ट्रक्चर। कंट्रास्टिंग आइडिया है यहाँ पे, क्या देखो, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यानी आपको सेम सेम तो दिखेगा बट यहाँ पर थोड़ा अलग। क्या? यहाँ बेस्ट जो है यूज हो गया पहले में, दूसरे में वर्स्ट, यानी अपोजिट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सेम वैसा का वैसा दिखेगा। देखो, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, यानी बेस्ट जो है वर्स्ट के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये हो गया आपका एंटीथेसिस। यहाँ वर्ड्स का ही दिखेगा, ये बहुत ही आसान है पता लगाना। और इसमें तो आप है ना, जब मेरे साथ में सेंटेंस में प्रैक्टिस करोगे, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने ये पहली बार ही सीखा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो तो मुझे हमेशा से ही आती थी। तो आपको वीडियोस जो है आने वाले वो जरूर देखने हैं। उनके एक एक टॉपिक जो है हम उठाएंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे आपके लिए, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो सके, आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। नेक्स्ट है हमारा, ये है कियाज्मस। कियाज्मस क्या है? कियाज्मस भी स्कीम है इन विच वर्ड्स और कॉन्सेप्ट आर रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में रिपीट होते हैं ये। जैसे बाय डे द फ्रोलिक, फ्रोलिक मीन्स मैरी मेकिंग, यानी हंसी मजाक मनोरंजन करना। एंड द डांस बाय नाइट, कि बाय डे बाय नाइट, फ्रोलिक एंड द डांस, ये दोनों चीज सेम ही है। वही मैरी मेकिंग होता है, डांस भी मैरी मेकिंग के लिए ही यूज होता है। ए स्कीम इन विच वर्ड्स और कॉन्सेप्ट आर रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर, रिपीट हो रहे हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। बाय डे, यहाँ दिन की बात हो गई, यहाँ रात की बात हो गई, रिवर्स ऑर्डर में, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। स्कीम इन विच वर्ड्स और कॉन्सेप्ट आर रिपीटेड, रिपीट हो रहा है, कॉन्सेप्ट और वर्ड्स जो है रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। बाय डे बाय नाइट, द फ्रोलिक एंड द डांस। ठीक है, क्लियर? कियाज्मस को आपको एक बार और बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। जो सेकंड हाफ है ना इस सेंटेंस का, ये क्या है? इन्वर्टेड है फ्रॉम द फर्स्ट हाफ, बोथ ग्रामेटिकली और लॉजिकली। ग्रामेटिकली भी थोड़ा चेंज हो जाता है और लॉजिकली भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है ये है एंटीमिटेबल। एंटीमिटेबल क्या होता है? देखिए, एंटीमिटेबल के अंदर ए स्कीम इन विच वर्ड्स आर रिपीटेड इन रिवर्स ग्रामेटिकल ऑर्डर।
इन सक्सेसिव क्लॉजेज में। अभी आप देखेंगे जब आपको समझ में आएगा, यू लाइक इट, ये लास्ट है ना, ये यहाँ इट, लाइक जो है यहाँ पे लाइक्स, समझे एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे आप, एंटी वर्ड समझ में आया, इस एंटी पे ध्यान दे लेना बस। यानी इट लास्ट है ना, ये तो फर्स्ट हो गया, लाइक सेकंड नंबर पे था, ये सेकंड चला, यू जो है थर्ड पे चला गया। एंटी मेटाबोलिया है कि स्कीम इन विच वर्ड्स आर रिपीटेड इन रिवर्स ग्रामेटिकल ऑर्डर, समझ रहे हैं आप, रिवर्स ग्रामेटिकल ऑर्डर के अंदर रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये एंटीबॉल है। इसके बाद एनाफोर है। एनाफोरा में क्या है, द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग के अंदर होगा, जो मैं बार बार आपको समझाती आई हूं, जैसे आई हैव, हर लाइन में स्टार्टिंग के अंदर जो है वही दिखेगा आपको, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ये एनाफोरा होता है। अब बात करेंगे एपिस्ट्रोफे के। एपिस्ट्रोफे बहुत ही आसान है, कैसे, देखो एपिस्ट्रोफे के अंदर क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द एंड ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज ऑफ सेंटेंसेस, जैसे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, हुआ ना ये। तो एपिस्ट्रोफे में क्या हुआ है, द रिपीटेशन ऑफ द पीपल, ये जो द पीपल है ना, इसका जो रिपीटेशन है अंडरस्कोर्स द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बीइंग डिस्कस्ड, यहां पर यूज किया जा रहा है, द पीपल हो ना, द पीपल, यहां भी द पीपल, यहां भी द पीपल, ये जो है रिपीटेशन है वर्ड्स का, फ्रेज का एंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एपिस्ट्रोफे। नेक्स्ट हमारा आता है एपनालिप्सिस। एपनालिप्सिस क्या है, देखिए एपनालिप्सिस के अंदर भी रिपीटेशन है वर्ड का ही दिखेगा आपको ये, क्योंकि यहां बात स्कीम की हो रही है। रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट बोथ द बिगनिंग एंड एंड, बिगनिंग में भी है और एंड में भी है। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। अब यहां पे किस तरीके से इसको दिखाया कि रिपीटेशन है ना, जो किंग वर्ड जो है ना, इसका रिपीटेशन है, ये आपको बता रहा है कि द कंटिन्यूटी ऑफ द मोनार्की, किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, यहाँ किंग, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो ये रिपीटेशन है किस चीज का, वर्ड का। इस चीज से आप घबराइए मत, आपको लग रहा होगा कि लगभग एक जैसे, नहीं, काफी फर्क है। जब आप सेंटेंसेस करेंगे ना, जब आप एक क्वेश्चन करेंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इनके जो टॉपिक्स आएंगे, एक टॉपिक को उठाएंगे हम, एक टॉपिक से रिलेटेड है ना, बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके सामने प्रेजेंट करेंगे विद एमसीक्यूज, है ना, एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर, एमसीक्यूज भी लेंगे और साथ में और भी क्वेश्चंस जिस तरीके के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो लेंगे, और फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है। आपको लग रहा होगा अभी आप अगर सुन रहे हैं तो लग रहा है यार ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, नहीं, सब एकदम एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एनाडिप्लोसिस। देखिए एनाडिप्लोसिस जो है वो क्या चीज है, एनाडिप्लोसिस के अंदर क्या है, रिपीटेशन होता है इसमें भी, लेकिन लास्ट वर्ड का ऑफ वन क्लोज और सेंटेंस एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट। जब किसी दूसरी लाइन की शुरुआत होती है ना, वो उसी से होती है जो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है। जैसे फियर लीड्स टू एंगर, अब जैसे फियर लीड्स टू एंगर, एंगर से ही खत्म हुआ लेकिन अगली लाइन एंगर से शुरू हो गई। यहां हेट से ये खत्म हुआ, अगली लाइन हेट से शुरू हो गई। तो ये होता है एनाडिप्लोसिस, यानी जहां से ये वाला क्लॉज खत्म हुआ है ना, वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, जहां पे ये खत्म हुआ वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। ये एनाडिप्लोसिस कहलाता है। बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है। बस आप क्वेश्चंस जब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, जब और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला। अब ये है हमारा एस्निडिटोन। एस्निडिटोन है द ओमिशन ऑफ कंजक्शंस बिटवीन पार्ट ऑफ एक सेंटेंस। कंजक्शन जो है वो यहाँ पर यूज नहीं होती हैं, कोमा वगैरह लगते, कंजक्शन नहीं होते। जैसे आई केम, आई सा, आई कंक्यूर्ड, कॉमा लग गए, कंजक्शन नहीं यूज है। आई केम एंड आई सा एंड आई कंक्यूर्ड, मतलब इस तरीके से यूज नहीं होता। हाँ, ये भी एक चीज होती है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए यहां पॉलीसिंडेंटन, द यूज ऑफ मल्टीपल कंजक्शंस, ये होता है। पॉलीसिंडेटोन जो है इसके अंदर कंजक्शंस यूज होती है बहुत सारी, जैसे वी हैव शिप्स एंड, वहां कोमा था, मैन एंड, मनी एंड, कंजक्शन यूज हो गई ना बहुत सारी, ये हो गया पॉलीसिंडेटोन। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से वाक्य में अलग है। पॉलीसिंडेटोन जो है, पॉलीसिंडेटोन जो है इसके अंदर कंजक्शन जो है बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जबकि एस्निडिटोन जो है उसके अंदर कंजक्शन यूज नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप कर चुके हैं एलिट्रेशन पे, तो आप मतलब ये समझ लीजिए पीएचडी कर चुके हैं। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन जो है वो
एलिट्रेशन है। जैसे यहाँ पर किसका हुआ है, पी का साउंड जो है उसका रिपीटेशन हुआ, पी 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 पी, है ना, ये है एलिट्रेशन। अगला है एसोनेंस। एसोनेंस भी बहुत ही इजी है। एसोनेंस के अंदर वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। कैसे, जैसे द रेन इन स्पेन, सुनना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन, रेन स्पेन। तो यहां पे किस चीज का रिपीटेशन ऑफ ए साउंड क्रिएट्स अ लिरिकल इफेक्ट। ए, रेन ए, स्पेन ए, स्टे ए, मेनली ए, इन द प्लेन ए का जो रिपीटेशन हो रहा है ना, ये कॉन्सोनेंस सॉरी एसोनेंस साउंड है। अब कॉन्सोनेंस की बारी आती है तो कॉन्सोनेंस के अंदर क्या होगा, कॉन्सोनेंस के अंदर उधर वोवल था तो इधर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, बीच में होगा ये एलिट्रेशन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, द फोकस इन द यूज ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज ऑन द साउंड मेड बाय कॉन्सोनेंट एंड नॉट नेसेसरली द लेटर देमसेल्व्स। इन एडिशन अलाइक कॉन्सोनेंट साउंड कैन अपीयर एट द बिगिनिंग, मिडल, एंड, कहीं भी हो सकता है। एलिट्रेशन का वाला हिसाब किताब नहीं है, कहीं हो सकता है। जैसे द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। अब यहां पर क्या है इस कॉन्सोनेंट्स के अंदर, यहां पे जिस तरीके से ये यूज किया है, ये मिडल के अंदर भी हो सकता है, ये एंड के अंदर भी हो सकता है, बिगनिंग के अंदर भी हो सकता है, लेकिन होगा किसका, कॉन्सोनेंट साउंड का, ए का नहीं। यहां जैसे रेन एन आ गया, ये एन आ गया, ये एन आ गया, तो एन एन लास्ट में है ना, मेनली ये बीच में भी है एन। तो इस तरीके से जो साउंड जो रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। जैसे पीटर, पीपर, पिक्ड, ए पिक, पैक ऑफ पिकल्ड पीपर्स, इसके अंदर जैसे यूज हुआ है, यहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है उसका रिपीटेशन हुआ है। अब आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन एन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट, मतलब बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। जैसे वर्ड्स ऐसे ऐसे यूज करेगा कि एक के बाद दूसरा भारी, फिर और भारी, फिर और भारी और भारी, मतलब देखो कैसे, ही रिस्क्ड ट्रुथ, ही रिस्क्ड ऑनर, ही रिस्क्ड फेम, ही रिस्क्ड ऑल। यानी देखो, ट्रुथ सच बोला, ऑनर, ऑनर के बाद मतलब सच थोड़ा ठीक ठाक है, ऑनर उससे बड़ी बात है, फेम उससे भी बड़ी बात है, और फिर उसके बाद और भी सब सारी चीजें मतलब इसने इंक्लूड कर ली। क्लाइमैक्स का मतलब ये है, इट मीन्स द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्क जो है ना, एम्फेसिस द अल्टीमेट सेक्रीफाइस, है ना। तो क्लाइमैक्स ये होता है। इसके बाद इन्वर्जन की बात आती है। इन्वर्जन के अंदर क्या होता है, देखो इन्वर्जन जो है ना, इसके अंदर तो रिवर्सल ही होती है फॉर्म, द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल वर्ड्स ऑर्डर इन ए सेंटेंस और फ्रेज। रिवर्सल होता है बिल्कुल एकदम, सेंटेंस देखोगे तो समझ में आएगा। द सोल्जर स्ट्रॉन्ग, अब सोल्जर स्ट्रॉन्ग की जगह ये होना चाहिए था द स्ट्रॉन्ग सोल्जर, यही होना चाहिए था ना, द स्ट्रॉन्ग सोल्जर। लेकिन अब ये तो फिगर ऑफ स्पीच है, यूज किया जा सकता है। तो ये क्या है, एक तरह से ना ये अटेंशन ड्रॉ करती है, इन्वर्टेड वर्ड्स को यूज करके क्रिएट करता है एम्फेसिस, पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए, सिर्फ पोएटिक इफेक्ट के लिए यूज होता है इन्वर्जन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हमने फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अपकमिंग वीडियो आपको जरूर देखना है क्योंकि वहां पर हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।